नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे साथ उस खास कार्यक्रम को जिसमें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जीवन को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा कैसे प्राप्त हो सकती है। मेरे जीवन में जो अभूतपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, वो इस संस्थान से हुए हैं, आदरणीय भाई साहब के आशीर्वाद से हुए हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं अब इस संस्थान के बारे में, जो यूएचवी लिविंग सेंटर है, जो इराड संस्थान ने इसको यहाँ पर ओपन किया है। क्या कुछ यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ इस संस्था का उद्देश्य है और यहाँ का जीने का ढंग क्या है, क्रियाकलाप क्या है, पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं आदरणीय भगवान सिंह परमार जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी, बहुत धन्यवाद अजय जी। और आप एक अच्छी पहल कर रहे हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। मैं अगर ये कहूँ कि जो हमारी संस्था है ग्रामीण कला एवं तकनीकी संस्थान, ये 1995 में इस्टेब्लिश हुई थी। और पहले तो इस्टेब्लिश के बाद हम लोग वही काम करते थे कि भाई कोई स्वावलंबन मिल जाए, रोजगार मिल जाए, लोगों को प्रशिक्षण इत्यादि देते थे और खुद भी कहीं ना कहीं उसमें एक रोजगार का भाव रहता ही था। लेकिन जैसे जैसे मुझे कुछ बातें समझ में आई, है ना, सबसे पहले मेरा जो है एक जुड़ाव बना आदरणीय हमारे जो गुरु हैं प्रोफेसर गणेश बागैया जी से। जी। तो उनके जीवन का मेरे ऊपर काफ़ी कुछ फर्क पड़ा जी। और कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शन में ही ये संस्था भी इस्टेब्लिश हुई थी। बिल्कुल। इसके जस्ट बाद मेरा जुड़ना हुआ मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता श्री ए नागराज शर्मा जी। जी। उनका भी मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा और इन दो लोगों के कारण मेरे जीवन में लगातार बदलाव आते गए। और बदलाव इस बात का आया कि अभी हम जो ऊर्जा लगा रहे थे वो ज़्यादातर अपने संसाधन खड़े करने, अपने या सामाजिक चारों तरफ से यही था। जहाँ भी जाते थे लोग ये पूछते थे कि क्या करते हो। तो कहीं ना कहीं रोजगार देना है, जो अभी परंपरा से चला आया है कि कोई ना कोई काम करना है, उसके मूल में कहीं ना कहीं सुविधा या धन ही था कि भाई कुछ ना कुछ काम करना है। शादी भी हुई तो उसमें भी यही बात आती थी कि भाई करते क्या हो। तो फिर धीरे धीरे ये बदलाव आना शुरू हुआ, सदना शुरू हुआ कि हम सुविधा के लिए या धन कमाने के लिए ऊर्जा ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन उससे हमें जो हमारे जो प्रश्न थे उनका हल उसमें नहीं था, है ना। क्योंकि मैं द्वंद्व में रहता था, दुखी रहता था कि भाई सब कुछ करने के बाद भी आखिर ये सब जैसा हम परिणाम चाहते हैं या हम निरंतर सुख की ओर बढ़ना चाहते हैं, इसमें सुख कहीं ना कहीं है नहीं, द्वंद्व बना रहता था। तो इस द्वंद्व का समाधान धीरे धीरे जैसे जैसे हमने 1997 में पहला शिविर हमने जीवन विद्या का प्रोफेसर गणेश बागैया जी का किया था, है ना, झाबुआ में। उससे हमारे अंदर एक और पक्कापन आ गया कि अरे ये तो जीने की बात हो रही है। तो जीने की बात हो रही है तो ध्यान चला गया कि आखिर ये जीना है क्या। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत से शिविर किए, बहुत से वो और हम लोग कहीं ना कहीं, है ना, 2019 से, है ना, 2019 में हमने सार सत्र किया, अध्ययन भी बहुत सा किया। तो एकदम से एक लक्ष्य बन गया कि मुझे अभी जो हम ऊर्जा जहाँ लगा रहे थे या जहाँ हम चाह रहे थे कि यहाँ से सारे समाधान निकल जाएंगे, वहाँ से निकले नहीं। तब हम लोग कहाँ लगे, धीरे धीरे हमारा संकल्प बना कि अब हमें अपने को जानने में लगाना है, स्वयं को जानना है। तो स्वयं के जानने के लिए कि बहुत सा काम हुआ। जो ये जैसे जैसे हम लोगों में काम हुआ तो हमारे घर में भी जो एक तो हमारे स्वयं के अंतर्द्वंद कम होना शुरू हो गए, दूसरा ये है कि हमारे परिवार के भी अंतर्द्वंद कम होना शुरू हो गए और हम पति पत्नी जो है वो उनके विचार मिलने लगे। और इसमें कहीं ना कहीं गुरुओं का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। फिर आगे ये हुआ कि भाई अब हम काम क्या करें। तो प्रश्न आया कि जिसके उत्तर मुझे मिल रहे हैं अभी जिस स्टेज पे मैं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे में पूरा काम हो गया है, मैं भी समझने की प्रक्रिया में ही हूँ, है ना। लेकिन जो भी मुझे समझ में आया है उसके आधार पर जिया कैसे जाए, तो वहां से, है ना, एक समझ में आने का काम और दूसरा जीने का काम। तो जो भी मुझे समझ में आया उसके आधार पर मैंने अपनी संस्था का स्वरूप बदला और इस संस्था का नाम सार्वभौमिक मानवीय मूल्य, जो देश काल परिस्थिति में बदलते नहीं हैं, एक जैसे बने रहते हैं और जो कहीं एक विश्व बंधुत्व की बात करते हैं।
तो उसके आधार पर इस संस्थान का नाम हम लोगों ने, है ना, इराट के साथ साथ हमने इसमें यूएचबी लिविंग सेंटर, कि हम इस जीवन शैली के आधार पर जिएंगे। जी। तो जब इस जीवन शैली की भी हम बात करेंगे तो इसकी महत्वपूर्ण दो ही बातें हैं। एक बात है कि मुझे समझ में आ जाए, जी। और जो भी मुझे समझ में आया है उसके बांटने के काम में मैं लग जाऊं। ठीक है, तो एक तो समझने का काम अभी भी हमारा चल ही रहा है ना, अध्ययन का, अभ्यास का, अध्ययन भी कर रहे हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं। और दूसरा, जो मुझे कुछ ठीक समझ में आया है उसे बांटने का काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ हम जो ये व्यवस्था है, इसमें जो भी हमें समझ में आया है, मैं, मेरी पत्नी, मेरे परिवार के लोग, और अब मुझसे जुड़े जो एड ज्वाइनिंग जो परिवार हैं, लगभग उनकी संख्या 40 होगी, वो लोग भी, और उनमें भी कई बदलाव इसको लेकर हुए हैं। तो करीब 5 साल से सघन रूप से हम लोग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को समझने, उसके आधार पर जीने के काम में लगे हुए हैं। और उसी के आधार पर अब हम इस सेंटर को भी आगे ले जा रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ हम लोग महत्वपूर्ण रूप से स्वयं के परिवार में काम कर रहे हैं, और स्वयं के परिवार में हमारे पति पत्नी के आपस में प्रश्न थे, उनके उत्तर हम लोगों को बहुत हद तक मिले हैं, और घर में जिसे कहेंगे कि सुख का प्रतिशत बढ़ा है। दूसरा ये है कि जो हमारी अरुणा सिंह परमार हैं, जो पत्नी हैं, उनके परिवार में भी सॉल्यूशन निकलना शुरू हुए हैं। जैसे उनके परिवार में सॉल्यूशन निकले हैं, कि हम लोगों के परिवार में भी सॉल्यूशन निकलना शुरू हुए हैं। अभी हम जिस भी व्यक्ति से मिलते थे तो उसमें से कोई विरोध देख ढूंढ लेते थे, लेकिन अब हम समाधान के नज़रिए से देखने लगे हैं। तो जैसे जैसे हम में समाधान का नज़रिया आया है, ठीक है, उससे इंसान के जुड़ने का परसेंटेज बढ़ गया है, और जो विरोध हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। नज़रिए में फ़र्क आया। तो एक तो हम लोगों के स्वयं में बदलाव आया है, स्वयं के साथ साथ परिवार में भी बदलाव आया है, और परिवार के साथ साथ रिश्तेदार और संबंधियों में, मित्रों में भी बदलाव आया है। अब हम दूसरे की प्रॉब्लम को भी जान पाते हैं, और दूसरे के लिए करने का भाव आया है। तो इस पूरी बात का निचोड़ अगर हम कहें तो ये है कि अभी हम सिर्फ अपने लिए ढूंढ रहे थे कि मैं सफल हो जाऊं, मैं हर जगह मेरा ही नाम हो, उन कामों में जो लगे थे। अब ऐसा लगता है कि नहीं, ये मेरे काम की, मेरे भर की बात नहीं है, बल्कि एक तो मुझे प्रस्ताव ठीक ढंग से स्वयं में समझ में आ जाए, इसके आधार पर मेरा संकल्प बन जाए, और मेरी यात्रा लगातार, है ना, समाधान की ओर बढ़ती जाए, जागृति की ओर बढ़ती जाए। तो एक तो ये लक्ष्य मेरा निर्धारित हुआ है, और दूसरा जो लक्ष्य मेरा निर्धारित हुआ है, उन और लोगों के लक्ष्य निर्धारित करने में भी मैं लग गया हूँ। तो जो अभी फिजिकल चीज़ों में लगा रहता था, वो अब कॉन्शियस की चीज़ों में लगने का काम ज़्यादा हो गया है। दिन भर का अगर हमारी दिनचर्या भी देखेंगे तो उसमें हम कहीं ना कहीं चैतन्य को या स्वयं को समझने, स्वयं के निर्णयों को समझने, स्वयं की जो भ्रांतियां हैं या जो अंतर्द्वंद हैं, उनको समझने के काम में हम लग गए हैं। और जो जहाँ तक हमारी यात्रा हुई है, उस जर्नी को हम लोगों तक भी ले जा रहे हैं, क्योंकि ये बात हमें समझ में आई है कि सभी के सुख में ही हमारा सुख है। अभी ये था कि मैं सुखी हो जाऊं अकेला, अब उसमें सब पड़ोस भी सुखी हो जाए, लोग भी सुखी हो जाएं, उधर भी ध्यान चला गया। तो सर्व शुभ में स्वयं का सुख भी समाया हुआ है, कि सुख की ओर भी ध्यान गया है, और अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के लिए कहीं एक संकल्प बना है ना। लेकिन ये संकल्प तभी पूरा होगा जब स्वयं का काम भी पूरा हो जाए, क्योंकि हम करने भी जाएंगे और हमारे पास हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे, हमारी ज़िंदगी में समाधान नहीं होगा, तो हम कहीं चाह कर भी सुख नहीं फैला पाएंगे, कहीं ना कहीं दुख ही फैलाएंगे। तो स्वयं सुखी रहते हुए सबके सुख के बारे में अब हम सोच पाते हैं, इस स्थिति तक हम पहुँचे हैं। इसी के तहत कभी हम परिवार सभाएं करते हैं, और यहाँ सप्ताह में इतवार के दिन परिवार सभा होती है। दूसरा ये कि हम एक समूह चलाते हैं, सत्य, स्वतंत्रता और स्वराज। तो उसमें भी करीब 70 से ज़्यादा लोग, कभी 50 लोग ऐसा जुड़ते हैं। और साथ ही हम कभी कभी 3 दिवसीय यहाँ शिविर भी चलाते हैं। और ये जो आप स्थान देख रहे हैं,
इस स्थान में लगभग ये हॉल जो है इसमें 120 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तो जहाँ हम मानव मानव संबंध में न्याय देख पाते हैं, है ना, तो मानव मानव संबंध में अब हम इस ओर बढ़ रहे हैं। अब हम देखिए, सरकार में तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू चल ही रही है और मध्यस्थ दर्शन का भी काम चल रहा है, लेकिन हम लोक व्यापीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। तो लोक व्यापीकरण में हम क्या देख रहे हैं कि जो आम नागरिक है, जैसे हमने जेल में शिविर लगाया, हम ज़्यादातर परिवार सभाएं कर रहे हैं, परिवार के बाद हम कुटुंब सभाएं करने वाले हैं, और जो हमारे अभी जातियों के भी जो संगठन है उनमें जो वस्तु नहीं है, उसमें जो प्रस्ताव का ठीक ठीक समझ नहीं है, ठीक है, तो हम अब जातिगत जो संगठन है, चाहे वो किसी भी जाति का संगठन हो, उसके अंदर प्रस्ताव देने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी हमने कुछ ऐसे बच्चे बच्चियों की शादियां भी करवाई हैं, है ना, पुनर्विवाह भी करवाए हैं, चाहे सगाई का कार्यक्रम हो, चाहे जन्मदिन का कार्यक्रम हो, हम चाहते हैं कि वो मूल्यों के आधार पर हो। तो स्वयं मूल्य जैसे जैसे हमें समझ में आ रहे हैं, जैसे जैसे हमारे सॉफ्टवेयर में परिवर्तन हो रहा है और सॉफ्टवेयर जागृति की ओर जा रहा है, वैसे वैसे इस सॉफ्टवेयर को हम समाज में भी ले जा रहे हैं, क्योंकि समाज कलह और अंतर्द्वंद से गुजर रहा है। ऐसे में हम लोगों का, है ना, समाधान, जो भी हम लोगों के लोग हैं देश भर में, ये कहीं ना कहीं समाधान फैलाने का काम कर रहे हैं। हम समस्या से समस्या को ठीक न करके समाधान से समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे भाई साहब से, तो उन्होंने बताया है कि मानव और प्रकृति का संबंध भी बहुत अटूट है, गहरा है। और ये परिवेश के बारे में भी आप हमें कुछ ज़रूर बताएं भाई साहब। प्राकृतिक जीवन शैली के साथ हम कैसे जिए, तो उसके सभी आयामों पे काम हो रहा है। प्रकृति की जो चारों अवस्थाएं हैं, है ना, जी। चारों अवस्थाओं पे काम हो रहा है, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था। तो अभी हमने ज्ञानावस्था वाली बात रखी। जी। अब तीन जो वो हैं कि देखिए, पदार्थ मैटर तो है ही, ये सारा जो जो भी ग्रह गोल बने हुए हैं या पृथ्वी भी बनी हुई है, ये पदार्थावस्था से बनी है ना। पदार्थावस्था के बाद प्राणावस्था आते हैं, प्राणावस्था के बाद जीवावस्था आती है। तो इन तीन अवस्थाओं के साथ हम परस्पर पूरकतापूर्ण ढंग से जिए कैसे। तो इस जो हमारे यहाँ जगह है, जो भी उपलब्ध जगह है, प्रकृति की व्यवस्था को हमने अपने तरीके से समझकर उसको उकेरने का भी प्रयास किया है कि भाई हम प्रकृति के संरक्षण को लेकर, प्रकृति के संवर्धन को लेकर और प्रकृति के संरक्षण और सदुपयोग को लेकर हम क्या विचार कर सकते हैं। और हमारे चारों तरफ जो फैली हुई ये जो संसार है, वनस्पति संसार के रूप में, पदार्थ संसार के रूप में, जीव जंतुओं के संसार के रूप में, तो इसकी बारीकियां क्या हो सकती हैं जी। और उसके साथ हम कैसे जिएं। तो इस परिसर में हमने जो है, एक तो अपने में भी कि हम पोषक आहार कैसे, हमारा भोजन क्या हो, फिर जड़ी बूटियों का महत्व क्या है, जड़ी बूटियों का महत्व नहीं, पत्तों का महत्व क्या है, प्रत्येक पेड़ के, मतलब पेड़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ पेड़ जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं, उनका मेरे द्वारा अध्ययन किया गया है ना। उनके फूलों का क्या उपयोग है, उसकी छाल का क्या उपयोग है। जैसे आपको हम अभी सामने ले चलेंगे, जी। तो कुछ जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं, तो किससे ग्रीन टी बनती है, किससे किससे कौन सा रोग ठीक होता है। तो इस पर हमने हमारे स्वावलंबन का एक आधार भी है। जो कसर रह गई है उस पर हम लोग लगातार काम करते जा रहे हैं, है ना। और इससे क्या हुआ, इसके परिणाम के रूप में ये हुआ कि हम यहाँ शुद्ध वातावरण में, शुद्ध भोजन के साथ, और हमारे विचार में भी शुद्धता आई है। तो उसके चलते हम जो भी हमारे लोग हैं, यहाँ बीमार लोग भी अगर आते हैं तो उनके हेल्थ में भी परिवर्तन होता है। मैं भी आपको बता दूं अजय जी कि कोरोना के समय से लेकर और पूर्व की भी बात करें तो अभी 20 साल से हमने कोई बहुत वैसी दवा नहीं ली होगी, ना हमको ज़रूरत पड़ी होगी, ठीक है। तो ये सब हमने जब प्रकृति को जाना, जब हमने जड़ी बूटियों को जाना, जब हमने अपनी भोजन की प्रक्रिया को ठीक किया। बहुत से रोग तो सिर्फ भोजन और पानी से हो रहे हैं, बिल्कुल। कितना खाना है, कब खाना है। तो हम इसी को समझने का, और जो लोग हमारे पास आ जाते हैं परिवार सभा में, उनको समझाने का, मैं ये भी कह रहा हूँ कि कम से कम 40-50 लोग तो ऐसे होंगे कि उनके घर पे अगर कोई बीमारी आती या कोई भी चीज़ आती है तो वो हम लोगों से सलाह लेते हैं। हमारी जो अरुणा जी हैं पत्नी, उनने प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी किया हुआ है, और
वे किस प्रकार से मिट्टी से लेके और किस प्रकार से हर चीज़ का महत्व समझा जाए और उसके साथ जिया जाए। तो इसको हम लेकर के हमारे कई साथी गण भी इस काम में जुड़ गए हैं। जी। जैसे यहाँ भी अगर लिविंग की बात करें तो यहाँ 2 परिवार आज भी हम लोगों के साथ रह रहे हैं। बाकी तो जो परिवार रह रहे हैं, जिन हमने 40 से 50 परिवारों की बात की, वो अपनी-अपनी व्यवस्था में रहते हुए और हम लोगों की परिवार सभा और मानवीय मूल्यों के सक्रिय सदस्य हैं। लेकिन 2 परिवार डायरेक्ट हमारे यहाँ रह रहे हैं, एक इंद्रपाल यादव का परिवार और एक बलराम जी का परिवार। तो ये लोग हम लोगों के साथ रह रहे हैं और प्राकृतिक व्यवस्था को जब हम समझने जाते हैं तो हमने एक मूल रूप से ये पाया कि प्राकृतिक व्यवस्था के केंद्र में कहीं न कहीं मानव ही है और मानव यदि समझदार नहीं होगा तो वो प्रकृति के साथ भी, है ना, उसके संबंध को नहीं समझ पाएगा। तो अभी यही हुआ भी है कि सबसे ज़्यादा किन्हीं 3 अवस्थाओं ने प्राकृतिक पदार्थावस्था ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया धरती को, प्राणावस्था ने भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जीवावस्था ने भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर धरती को किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो ज्ञानावस्था ने ही पहुंचाया है। जो भी हमारे चारों तरफ है वातावरण, उसकी हमें सही समझ ना होने के कारण जाने अनजाने हमने प्राकृतिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। तो जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है हम प्राकृतिक व्यवस्था के साथ संतुलित ढंग से जी पाते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा कि इस पूरे परिसर में, इस 10 बीघे के परिसर में 5 कंपार्टमेंट हैं। एक कंपार्टमेंट में आपको जल कैसे बचाया जाए, जल से स्वावलंबी कैसे हुआ जाए, वो एक कंपार्टमेंट है। एक कंपार्टमेंट आप ये देख रहे हो कि यहाँ ये भोजनशाला है हमारी, कि यहाँ लकड़ी से चूल्हे पर किस प्रकार से भोजन बनाया जाए। एक कंपार्टमेंट आप सामने देख रहे हो, ये कंपार्टमेंट जो है सब जड़ी बूटियों का कंपार्टमेंट है। आप उसके पीछे जाएंगे तो उसमें एक तालाब का कंपार्टमेंट है, अभी आपको ले भी चलेंगे। और इधर साइड में जाएंगे, है ना, तो इमारती लकड़ी का कंपार्टमेंट है, उसमें कम से कम 125 पेड़ सागौन के लगे हुए हैं। उधर पीछे जाएंगे तो आंवला का कंपार्टमेंट है ना। खेती के लिए करीब 3 खेत हैं जिनमें हम लोग खेती करते हैं। तो ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि हमारे यहाँ अगर कोई आता है तो हम जहाँ मानव मानव संबंधों में एक दूसरे से संवाद कर सकें, वही हम मानव और प्रकृति के की पूरकता को, प्रकृति के संबंध को दिखा भी सकें। हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है, तो कृषि को आप किस नज़रिए से देखते हैं और इस क्षेत्र में उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक तो हमने 4 व्यवस्थाओं की बात की है, जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो कृषि है ना, या जो कृषक है, तो देखिए कृषि तो प्राकृतिक व्यवस्था जी। है ना। पहले तो प्रकृति ही थी और प्रकृति को मनुष्य जैसे जैसे समझता चला गया तो वो अपने उपयोग की चीज़ें उपजाता चला गया और हम यहाँ तक की यात्रा कर लिए। मतलब जहाँ से मनुष्य ने यात्रा की होगी, जिन भी खाने पीने की चीज़ों को, जड़ी बूटियों को मानव ने अपना उपयोगी समझा, उसका वो उत्पादन करने लगा। तो वो करते करते हम यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल। तो पहले तो जंगल थे और इंसान था और इंसान और जंगल के बीच का एक कनेक्शन था। धीरे धीरे क्या हुआ कि सरकार भी एक राज्य था और राज्य से फिर सरकार बना, तो सरकार ने भी कहा कि हम कृषि के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो कृषि के लिए काम किया तो कृषि और किसान के बीच जो होना चाहिए था, रिजल्ट आना चाहिए था, यदि वो सही दिशा में रिजल्ट आता, ठीक है, तो कृषि की व्यवस्था बिगड़ती नहीं बल्कि बन जाती और परिणाम क्या होता, किसान एक तो खुशहाली भी होता और दूसरा वो ज़्यादा प्रकृति के करीब होता। लेकिन दोनों के नियम कानूनों या नासमझी के चलते एक भ्रांति पनपी और वो भ्रांति ये पनपी कि इतने सारे डिपार्टमेंट, कम से कम 5,000 इंस्टीट्यूशन होंगे देश के अंदर, ICAR से लेके सभी, जो एक खेती पर काम कर रहे हैं। उनके कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके रिसर्च अनुसंधान है, हर चीज़ का एक रिसर्च अनुसंधान है। लेकिन जब हम उनसे भी पूछते हैं कि आप बताएं कृषि कहाँ पहुंची है, तो ना तो उनके पास इसका सही उत्तर है, दूसरा ये है कि किसान के पास भी सही उत्तर नहीं है, क्योंकि किसान भी लगातार खेती को छोड़ ही रहा है। तो चूक कहाँ हुई वो देखना जरूरी है। तो मैं यहाँ कृषि की बात ना करके किसान की सही समझ की बात करने वाला।
तो एक हमने सेक्टर ये भी रखा है कि हम किसानों को यहाँ प्रशिक्षण देते हैं और उसे धरती की आवर्तनशीलता के बारे में, आवर्तनशील खेती के बारे में हम ज्ञान देते हैं। जैसे जैसे जो इंसान खेती से जुड़ा हुआ है या प्रकृति से तो हर आदमी जुड़ा है, लेकिन अगर आपको आवर्तनशीलता क्लियर हो जाएगी तो फिर आप धरती को समझने लगेंगे, चारों तरफ की वनस्पति को समझने लगेंगे और उसके उसके डायरेक्ट अपने लोभ लालच से मुक्त होकर प्रकृति की व्यवस्था जैसी है उसके अनुकूल आप उत्पादन करने का सोचेंगे और उसके एडिशन का भी सोचेंगे। तो मैं यही कहने वाला हूँ कि अभी कृषि की बात की हमने, लेकिन कृषि जो है कृषि कृषि की हालत ठीक नहीं है। बिल्कुल हम कहना चाहते हैं कि कृषि की हालत ठीक नहीं है और साथ में जो कृषि कर रहा था उसकी हालत ठीक नहीं। तो हमने तय किया कि हम किसान का ज्ञान केंद्र यहाँ खोलेंगे। तो उस पर हम लोगों का काम जारी है और हम लोगों को ICAR ने भी एक बार एक अच्छे किसान के रूप में हमको एक सेंटर दिया था यहाँ जैविक कृषि का। तो उस पर भी हम लोगों का उस पर भी हम यही नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम किसान के ज्ञान का काम करेंगे। तो जो भी समझ में आया है उस समझ के आधार पर मानव मानव संबंध को हम जब देखते हैं और उसके लिए हम लोग एक जो भी परिचय शिविर और जो सब रख रहे हैं वैसे ही हम किसानों के लिए भी शिविर रख रहे हैं और उसमें हम यही कहते हैं कि अगर किसान को सही ज्ञान समझ में आएगा तो फिर वो प्रकृति को भी समझ पाएगा, अपने खेती को भी समझ पाएगा, खेतों की उपयोगिता को भी समझ पाएगा। और ऐसे कुछ किसान हम लोगों के संपर्क में आए भी हैं जो स्वयं भी समझ रहे हैं और उनके खेती के नज़रिए को भी हम देख पा रहे हैं कि उनमें बदलाव आया है। अब वो अपने खेत को के महत्व को समझ पा रहे हैं। तो ये काम हम लोग ये भी कर रहे हैं। जी हाँ। देखिए अजय जी, एक अब हम अपने मध्य जगह पे आ गए हैं और यहाँ से आप देखिएगा कि ये इमारती लकड़ी लगी हुई है और इसमें लगातार 125 पेड़ लगे हुए हैं। उसके पीछे जो है खेत है और इसमें आंवला लगा हुआ है जिसमें भी लगभग 100 पेड़ लगे हुए हैं। ये खेत है और ये देखिए ऐसे वृक्ष जो विलुप्त प्राय हो गए हैं, जैसे ये आप देख रहे हो सामने, ये पेड़ गोंद का है। जो गोंद निकलती है जिस पेड़ से, कुर्रा कहते हैं हमारे यहाँ, या गोंद कतीजा है ना जो, तो उसका पेड़ है। और ये देखिएगा कि हमने तालाब जो बनाया हुआ है वो तालाब यहाँ के पानी के पुनर्भरण का काम करता है। ये खेत है जिसमें हम खेती करते हैं और ये जैसे वो पेड़ जो हमारी उपयोगिता के पेड़ हैं वो सब हमने यहाँ लगाए हुए हैं। और इस प्रकार से इस पूरी जगह को, है ना, हम लोग इस रूप में कि भाई यहाँ प्रकृति की अवस्था को हम दिखा सकें और इनके सदुपयोग को भी दिखा सकें। तो जहाँ हम प्रकृति पर काम कर रहे हैं वहीं पर हम प्रकृति की उपयोगिता को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास एक नर्सरी भी है और उस नर्सरी में हम लोग पेड़ पौधे लगा के और उसके बारे में भी लोगों को एक जागरूकता और एक ज्ञान देते हैं और जड़ी बूटी पर भी हम लोग काम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब आपका, जो आपने पूरे UHV लिविंग सेंटर और आर्ट संस्था के इस पूरे प्रांगण को हम सभी के साथ रूबरू करवाया, इसके बारे में हमें विस्तार से समझाया। और मैं अपने तरफ से और अपने दर्शकों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया। बहुत बढ़िया अजय जी। और आप जिस हिसाब से अच्छी इन्फॉर्मेशन को समाज के सामने ले जा रहे हैं और वो आप अपना अभियान जारी रखें और जनहितार्थ को भी हम शुभकामनाएं देते हैं। और मैं आप सबसे भी यही अनुरोध कर रहा हूँ कि यदि हमारी प्रस्ताव और हमारी बात को आप समझना चाहते हैं तो आप UHV लिविंग सेंटर में पधारें और यहाँ हम आपके जो प्राकृतिक एक तो अपने प्रस्ताव को रखेंगे और साथ साथ हम यहाँ प्राकृतिक परिवेश में प्राकृतिक भोजन के साथ आपका स्वागत और सम्मान करेंगे। तो ये नवोदय के सामने है, नौगांव में। आप सादाराम सभी को।